वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन फोर्थ के बारे में पढ़ने वाला है, जो हमारा 2018 का जो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का जो पेपर है, उसमें 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ सोल्व। क्वेश्चन 1, 2 और 3 हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप वॉच कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फोर्थ। ये 12 नंबर में देखने को मिला था 2018 के पेपर में। तो क्वेश्चन फोर्थ है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, साथ ही साथ इसका इटियोपैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये तीन चीज हम 12 नंबर के अंदर में कैसे लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो पेप्टिक अल्सर इज अ क्रोनिक अल्सरेटिव लीजन इन द म्यूकस ऑफ द स्टमक और ड्यूडेनम। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या है? क्रोनिक अल्सरेटिव लीजन है। ठीक है, क्रोनिक अल्सरेटिव लीजन मतलब अल्सर हो जाना हमारे म्यूकोसल लेयर में। कौन कौन सी म्यूकोसल लेयर? स्टमक की और ड्यूडिनम की। स्टमक मतलब पेट होता है, ड्यूडिनम मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके फर्स्ट पार्ट जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसको ड्यूडिनम कहा जाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, म्यूकस म्यूकस प्रेजेंट होता है, फर्स्ट लेयर म्यूकस लेयर होती है। तो वहां पे क्रोनिक अल्सरेटिव लेजन्स बन जाते हैं। ठीक है, अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या होता है? एक छाला होता है जो कि गैस्ट्रिक रिलीफ, जो गैस्ट्रिक एचसीएल जो होता है उसकी ज्यादा सिक्रीशन के कारण होता है। अकरिंग ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव फैक्टर्स। ठीक है, किसके कारण कॉज होता है? इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव फैक्टर्स। अब कौन कौन से अग्रेसिव फैक्टर है? तो सबसे पहले एसिड, जो HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके कारण, पेप्सिन के कारण, एच पाइलोरिक। ठीक है, और ड्रग्स के कारण। एच पाइलोरिक मतलब हेलिकोबैक्टर। ठीक है, एच पाइलोरिक मतलब हेलिकोबैक्टर होता है। उसके कारण क्या होता है, ये जो चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं, कौन कौन से? एसिड, HCl एसिड हो गया, पेप्सिन और एच पाइलोरिक। ठीक है, हेलिकोबैक्टर, पाइलोरिक और ड्रग्स, ये जो पांच चीजें हैं वो अग्रेसिव फैक्टर है हमारे HCl को, हमारे जो पेप्टिक अल्सर होता है उसको कोज कराने के लिए ये अग्रेसिव फैक्टर्स है। एंड इफेंसिव फैक्टर, सॉरी डिफेंसिव फैक्टर। तो सबसे पहले म्यूकस, बाइकार्बोनेट, म्यूकोजल ब्लड फ्लो और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, ये डिफेंसिव फैक्टर्स है। डिफेंसिव मतलब डिफेंस करने वाले, कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना आए स्टमक की लेयर में और साथ ही साथ ड्यूरिनम की लेयर में। तो पेप्टिक अल्सर आप जाने लिया होगा क्या होता है। पेप्टिक अल्सर एक क्रोनिक अल्सरेटिव लीजन्स होता है जो हमारे स्टमक और ड्यूरिनम में हो जाता है, उसके म्यूकोजल में हो जाता है। और ये किसके कारण अकर होता है? ये अग्रेसिव फैक्टर के कारण अकर होता है। अकर मतलब होना। अग्रेसिव फैक्टर कौन कौन से? एसिड, पेप्सिन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक और ड्रग्स। ठीक है, ये। अब इटियोलॉजी देख लेते हैं, कॉजेज और रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी मतलब ये होता है कि कैसे कॉज हो रहा है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन के कारण कॉज होता है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर कौन सा इन्फेक्शन के कारण? हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, जैसे मैंने एच पाइलोरिक बताया था ना आपको, वही हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज इसी के कारण होता है। ड्रग्स, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs जो ड्रग होते हैं उनके कारण कॉज होता है, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया और डाइक्लोफेनिक हो गया। ये आप अगर हाई मात्रा में या ज्यादा ले रहे हो तो उसके कारण आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होते हैं ना, उनके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है पेप्टिक अल्सर। अब थर्ड आता है, थर्ड कॉज है इसका हाइपर सिक्रेटरी स्टेट, हाइपर सिक्रेटरी। अब हाइपर सिक्रेटरी किस किस चीजों का? तो जो जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम, जो जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम क्या होता है? गैस्ट्रियोनोमा और एसिड का हाई लेवल में सिक्रीशन होना बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। तो उस कंडीशन में हाइपर सिक्रेटरी स्टेटस जो होता है उसके कारण कोज होता है पेप्टिक अल्सर। फिर हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और साथ साथ एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर। तो उस कंडीशन में आपको स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी फैक्टर्स, लाइफ स्टाइल और डाइटरी फैक्टर से भी आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्पाइसी फूड, कैफीन और स्ट्रेस, इसके कारण भी देखने को मिलता है। जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर डिसीज। ठीक है, अगर फैमिली में किसी पहले से ही किसी को अल्सर डिसीज है तो उसमें फिर जेनेटिक फैक्टर्स देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। ब्लड ग्रुप ओ, पर्सन्स मोर प्रोन। ठीक है, जो ओ ग्रुप के, जो ब्लड ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है ज्यादातर। अदर फैक्टर्स जैसे क्रोनिक डिसीज, COPD, लीवर सिरोसिस, CKD। ठीक है, ये अगर इनको डिसीज है तो उनको भी देखने को मिल सकता है
पेप्टिक अल्सर। सीवियर स्ट्रेस, बर्न, ट्रोमा, स्ट्रेस अल्सर और कर्लिंग अल्सर। ठीक है, ये जो 6 फैक्टर्स है, इनके कारण आपको देखने को मिल सकता है पेप्टिक अल्सर। अब पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, हाउ पेप्टिक अल्सर डेवलप। पेप्टिक अल्सर डेवलप कैसे होता है स्टमक के अंदर और ड्यूडेनम के अंदर। तो द डिसीज डेवलप ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। ठीक है, क्या होता है, जो हमारे एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर है उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। जो बैलेंस जो चलता रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है बहुत सारी कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताई दिया, लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण, ड्रग्स के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन सारी चीजों के कारण। तो सबसे पहले जो अग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं उसमें कैसे कॉज होता है पेप्टिक अल्सर, तो गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है और पेप्सिन जो होता है वो कोज करता है म्यूकोसल डाइजेशन को, म्यूकोसल डाइजेशन को। हेलिकोप्टर पाइलोरी वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूरिस और साइटोटॉक्सिन्स, डैमेज इपिथीलियम। ठीक है, जो इपिथीलियम जो लेयर होती है स्टमक की उसको डैमेज करता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होते हैं इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ठीक है, क्या कर देता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसिस हो रहा है स्टमक के अंदर उसको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण रेड्यूस म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। म्यूकस का जो लेयर होती है वो रेड्यूस हो जाती है और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन भी रेड्यूस हो जाता है, उसके कारण आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। बाइल सॉल्ट एंड अल्कोहल इरिटेट म्यूकस। ठीक है, बाइल सॉल्ट और जैसे अल्कोहल कोई ज्यादा मात्रा में पी रहा है तो उसको जो म्यूकसल लेयर होती है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, तो उसको उसमें इरिटेशन होती है, जिसके कारण भी पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। अब डिफेंसिव फैक्टर के अंदर नॉर्मली प्रोटेक्ट म्यूकोजा देखते हैं, म्यूकस बाइकार्बोनेट बैरियर्स। ठीक है, न्यूट्रलाइज्ड एसिड, म्यूकस बाइकार्बोनेट जो बैरियर्स होता है तो उसके कारण जो एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन है वो होता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो उसके कारण फिर पेप्टिक अल्सर हो जाता है। म्यूकोजल ब्लड फ्लो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव एसिड। ठीक है, जो म्यूकोजल ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और साथ साथ एसिड को रिमूव करने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये स्टिमुलेट करता है म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को प्रमोट करता है। अगर छोटा मोटा हो गया है पेप्टिक अल्सर तो उसको हील कर देगा तुरंत। इपिथेलियल रिजनरेशन। ठीक है, इपिथेलियल रिजनरेशन ये भी एक डिफेंसिव फैक्टर है। अब इम्बैलेंस अल्सर फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन अग्रेसिव फैक्टर्स डोमिनेट और डिफेंसिव मैकेनिज्म फेल म्यूकस इज इंजर्ड। ठीक है, क्या होता है, जब अग्रेसिव फैक्टर्स डोमिनेट होता है और डिफेंसिव मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो उसके कारण जो म्यूकोजा होता है वो इंजर्ड हो जाता है। दिस लीड टू नेक्रोसिस ऑफ इपिथेलियल। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है इपिथेलियल में और इन्फ्लामेशन हो जाता है और फाइनली क्रोनिक अल्सरेशन पेनिट्रेटिंग द गैस्ट्रिक ड्यूडेनल वॉल। ठीक है, फाइनली क्या हो जाता है, क्रोनिक अल्सर पेनिट्रेट कर जाता है हमारे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल वॉल में। इसी को पेप्टिक अल्सर का नाम से जाना जाता है, यही पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो अग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट मतलब बढ़ते हैं, और डिफेंसिव जो मैकेनिज्म होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म कौन कौन सा, म्यूकस म्यूकस बाइकार्बोनेट, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और एपिथेलियल रिजनरेशन। ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, एसिड का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाएगा और जो म्यूकोजा है, जो स्टमक की लेयर है वो डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। फिर क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है इपिथेलियल में, इन्फ्लामेशन हो जाता है और फाइनली क्रोनिक अल्सरेशन पेनिट्रेट कर जाता है हमारे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल वॉल में। ठीक है, ऐसे होता है पेप्टिक अल्सर। अब मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी, तो साइट ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है और गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। ड्यूडेनल में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम मोर कॉमन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये जो ड्यूडेनल अल्सर है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक, लेजर कर्वेचर जो होता है स्टमक की जो लेयर होती है वहां पे ये होता है मॉर्फोलॉजी। और अपीयरेंस में राउंड ओवल लीजन विथ शार्प पंचर्ड आउट ईगस, फ्लोर कवर्ड बाय नेक्रोटिक डेबिट्रीज और ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड फाइब्रस स्कार। ठीक है, साइट और एप्रेसेस देखने को मिला है अपने को। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर,
कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर से हमें हेमरेज देखने को मिल सकता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अगर पेप्टिक अल्सर ज्यादा ही हो गया है तो ड्यू टू इरोशन ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एज हेमेटेमिस, जैसे वॉमिटिंग ब्लड एंड मेलिना ब्लैक स्टूल्स। ठीक है, अगर ब्लैक स्टूल आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंटरनली ब्लीडिंग होती है, और वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो वो आप समझ सकते हो कि जो आपकी स्टमक है उसमें बैकफ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। तो ये हेमरेज मतलब ये होता है ब्लड क्लोट, ब्लड बाहर आना, जैसे वेन से ब्लड बाहर आना, या फिर हमारे म्यूकस जो लेयर है उसमें ब्लड बाहर आ जाता है, उस कंडीशन को हेमरेज कहा जाता है। परफोरेशन, फुल थिकनिंग पेनिट्रेटिंग लीकेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, पेरिटोनाइटिस। क्या होता है, फुल थिकनेस हो जाता है, पेनिट्रेशन कर जाता है, लीकेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं जैसे कि पेप्सिन वगैरह, ये सारी क्या होती है, लीकेज हो जाती है, जिसके कारण पेरिटोनाइटिस हो जाता है। पेरिटोनाइटिस मतलब जो पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन और रिजिडिटी। ठीक है, सडन क्या हो जाता है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन में। फिर पेनिट्रेशन, अल्सर पेनिट्रेशन इनटू एडजेक्सेंट ऑर्गन्स, जैसे पैनक्रियाज और लीवर। ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर अल्सर हो गया है तो वो आपको पेनिट्रेट करके कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, पैनक्रियाज में, लीवर में पहुंच जाएगा। सीवियर रिफर्ड पेन, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। गेस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस भी बोलते हैं, ड्यू टू स्कैरिंग एंड एडिमा, एडिमा हो जाएगा, स्कैरिंग हो जाएगा। सिम्टम्स, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, फुलनेस आफ्टर मील्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। मेलिग्नेट ट्रांसफॉर्मेशन, मेलिग्नेट ट्यूमर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, स्पेशली गैस्ट्रिक अल्सर में अंडरगो मेलिग्नेट चेंज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो पेप्टिक अल्सर है वो अगर ज्यादा पेनिट्रेट करके अदर ऑर्गन तक चला गया तो फिर वहां पे मेलिग्नेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब मेलिग्नेट जो ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वो उसका फॉर्म ले लेगा। क्रोनिसिटी एंड रिकरेंस, रिपीटेड साइकिल ऑफ हीलिंग एंड रिलैप्स। ठीक है, रिपीटेड साइकिल हो सकती है और हीलिंग रिलैप्स देखने को मिल सकता है। देन हम समरी देख लेते हैं, क्या है समरी इसकी। अभी तक हमने जो पढ़ा, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव फैक्टर्स लाइक गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, पेप्टिक अल्सर एक डिसीज होती है जो इम्बैलेंस हो जाता है अग्रेसिव फैक्टर में, लाइक गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो हाई अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाएगा, पेप्सिन ज़्यादा हो जाएगा, एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है उसके कारण इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो ड्रग है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग उसके कारण ये कॉज होता है। एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लाइक म्यूकस, बाइकार्बोनेट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है उसमें भी इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, लाइक म्यूकस, बाइकार्बोनेट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। द डिसीज में लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन सच एज हेमरेज। ठीक है, ये जो डिसीज है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, लाइक हेमरेज, परफोरेशन, पेनिट्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैलिग्नेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ईयरली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट आर इसेंशियल टू प्रिवेंट मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, इस ईयरली इसको डायग्नोस आपको करना, मतलब आना चाहिए, और आप अगर ईयरली डायग्नोस कर लोगे तो आप इसको मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं आप किसी भी पेशेंट को। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।